हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आप जब देख रहे होगे, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग सेशन डाल रही हूँ। तो आज जो हम नेक्स्ट सेशन करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी का, CUCET का, जहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और आज जो क्वेश्चंस मैंने स्पेसिफिकली उठाए हैं, जितने भी अलग अलग है वैलिडिटी रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, मैंने उसको पिक किया है। तो आज हम उनको करने वाले हैं, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो CUET दे रहे हो, चाहे वो SSB दे रहे हो, चाहे वो UGC नेट दे रहे हो। तो इसके पहले अगर आपने वैलिडिटी के कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाओगे। एंड यस, वन मोर इन्फॉर्मेशन, जो लोग भी ये कोर्स लेना चाहते हो उन सभी के लिए टिल 26 डेट एक्सटेंड कर दी गई है। टिल 26 जो है ये ऑफर चल रही है 2 मंथ पैकेज कोर्स के लिए, 2 मंथ पैकेज कोर्स के लिए एंड 2 मंथ क्रैश कोर्स के लिए। ये भी आपका ऑफर चल रहा है फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के लिए अगर कोई लेना चाहते हो तो उनके लिए ये अभी ऑफर चल रहा है क्रैश कोर्स एंड पैकेज कोर्स के लिए, तो आप इनरोल कर सकते हो। एंड यस, हमारी SSB की भी कोर्स जो है वो हमारी चल रही है, तो आप उसको भी इनरोल कर सकते हो। एंड जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है गाइस, ऐप को डाउनलोड कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐप को डाउनलोड करते समय रेट करना बिल्कुल भी मत भूलो। प्लीज डू रेट गाइस, और कोर्सेज को भी रेट किया करो फ्रेंड्स। एंड यस, वंस अगेन, तो शुरू करें हम लोग रिसर्च की क्वेश्चन। जल्दी से एक थम्स अप का साइन दो, फिर हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी से एक थम्स अप का साइन दो, फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन है, करो। और हम सारा इफेक्ट फिर से रिकॉल भी करेंगे। वेरी गुड, तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। अ रिसर्चर इज कंडक्टिंग अ स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ अ न्यू ड्रग ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। हाउएवर, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट ऑफ द स्टडी बिफोर इट इज completed. Which of the following traits to internal validity is most likely to be concerned in this study? पहले तो हम सारा कुछ पढ़ते हैं, पहले तो हम सब कुछ पढ़ते हैं कि सारा ट्रेड होता क्या, और फिर आप फिर से जवाब देना। तो देखो, सिलेक्शन ट्रेड क्या होता है? जो सिलेक्शन बायस, सिलेक्शन के समय ही हमने बायस कर दिया, दैट इज सिलेक्शन ट्रेड। एट्रिशन ट्रेड क्या होता है? जब हमारा कोई रिसर्च चल रहा हो और उस रिसर्च के दौरान कुछ लोग बोले नहीं, अब हमको इसमें नहीं करना है, नहीं हमको इंटरेस्ट है इसमें, एंड दे ड्रॉप आउट कर दे। और जो रह गए हैं, यानी ये ड्रॉप आउट जो किए और जो इसमें रह गए, इनके बीच में जो डिफरेंस है या जो इनके छोड़ने के वजह जाने के बाद जो ट्रेड आया, इसको कहते हैं एट्रिशन ट्रेड। इसको कहते हैं एट्रिशन ट्रेड। जो भाग के चले गए या बीच में छोड़ के चले गए, या इनके और जो पहले अब जो रह रहे हैं छोड़ने के बाद, वो तो वो एट्रिशन ट्रेड। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ट्रेड। हिस्ट्री ट्रेड क्या? जब हमारा कुछ ऐसा रिसर्च चला और बीच उस दौरान कोई ऐसा घटना घटा हो जो दोबारा होगा कि नहीं जरूरी नहीं है, या फिर उसकी वजह से हमारे रिजल्ट पे इम्पैक्ट दिखा होगा, उसको कहते हैं हिस्ट्री ट्रेड। और टेस्टिंग ट्रेड किसको कहते हैं? टेस्टिंग ट्रेड जब हमने मान लो टेस्ट लिया पहले, किसी स्पेसिफिक, मान लो हमने टेस्ट लिया, सेम टेस्ट कुछ दिन बाद फिर से दोहरा दिया, तो डेफिनेटली ये क्या है? टेस्टिंग टेस्ट। क्योंकि आपके दिमाग में कहीं भी, चाहे आपने इसमें बहुत पुअर परफॉर्म किया, 20 मार्क्स लाया, लेकिन क्वेश्चन पढ़ाया, अब उसके बाद आपके दिमाग में उन क्वेश्चंस का रूप है, तो हो सकता है अगली बार आप उन्हीं क्वेश्चंस के रिकॉल मेंबर पे सेम सिमिलर टेस्ट है, तो उस बेस पे आप टेस्टिंग कर सकते हो। अभी सारा थ्रेड्स हमने पढ़ा है रिसर्च में, तो ये क्या है? हमारा टेस्टिंग थ्रेड। तो अब इन चार में से बताओ अब कौन सा होगा? वेरी गुड, तो कौन सा होगा हमारे यहाँ? एट्रिशन। क्योंकि क्या है? कुछ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ ड्रॉप आउट स्टडी बिफोर कंप्लीट होने के पहले ही चले गए, तो ये कौन सा हमारा? एट्रिशन ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो देखो, एट्रिशन ट्रेड क्या है? ये ट्रेड टू इंटरनल वैलिडिटी है,
जो होता है जब पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट ऑफ अ स्टडी डिफरेंशियली सो दैट हु ड्रॉप आउट आर सिस्टमैटिकली, जो ड्रॉप आउट किए वो सिस्टमैटिकली डिफरेंट है जो स्टडी में है उनसे, यानी जो स्टडी में पहले अब हैं और जो भाग गए उनसे वो डिफरेंट है। और दिस कैन लीड टू बायस रिजल्ट एज द सैंपल इज नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट वाज लर्न। सैंपल क्या है, अब रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जहां से उसने निकाला, क्योंकि अब सैंपल में तो कम लोग बचे हैं। और सिलेक्शन ट्रेट, हिस्ट्री ट्रेट और टेस्टिंग ट्रेट ये सब हमारे इंटरनल वैलिडिटी के ही पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द फेनोमेना नोन एज रिग्रेशन टू द मीन इन स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में रिग्रेशन हमने पढ़ा था ना, रिग्रेशन का मतलब क्या है हमने पढ़ा था, याद करो। जब मैंने बोला अगर हम प्री टेस्ट लिए हैं किसी का और उसको 30 आया है, और किसी का प्री टेस्ट लिए थे उसको 50 आया है, और हमारा जो मीन है वो कितना है 45 है, तो रिग्रेशन टू मीन क्या बोलता है, जब हमारे स्कोर क्या हो, मूव टुवर्ड्स द मीन। तो देखो ये बिलो मीन था तो ये अबव द मीन, टुवर्ड्स द मीन मूव किया है, और ये क्या किया है, ये मीन के ऊपर था तो ये बिलो द मीन, यही हो, यानी हम मीन की तरफ घसक जाते हैं, मीन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो देखो लिखा है एक्सट्रीम स्कोर्स का, ये बहुत कम स्कोर है और ये बहुत ज्यादा स्कोर है। तो देखो लिखा है, अब इट इज अ टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन यूज्ड टू मॉडल डाटा, नो। It is a technique used to eliminate outliers for a data set, no. It is a method to predict future values, नहीं। ये क्या है, ये tendency of extreme scores on one measurement to move closer to the mean on a second measurement। समझ रहे हो, एक स्कोर जब हमारा स्कोर क्या हो रहा है, अब मीन के एक मेजरमेंट पे जो है वो क्लोजर हो जाता है सेकंड मेजरमेंट में, यानी कहने के बात है कि अगर हमारा जो एक्सट्रीम स्कोर्स आ रहा है, चाहे वो लो स्कोर हो चाहे वो हाई स्कोर हो, जब दूसरी बार मेजर करेंगे तो ये स्कोर्स अपने आप किधर चला जाएगा, टुवर्ड्स द मीन हो जाएगा ऑन सेकंड मेजरमेंट, है ना। सेकंड मेजरमेंट अब बिलो मीन भी हो सकता है, अबव मीन भी हो सकता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब यहाँ क्या है, पार्टिसिपेंट्स आर प्लेस्ड इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर इनिशियल स्कोर, इट इज हार्ड टू से वेदर द आउटकम वुड बी ड्यू टू द ट्रीटमेंट और स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स, यानी ये जो आउटकम होगा वो ट्रीटमेंट की वजह से होगा या स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स की वजह से होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, खुद देखो, रिग्रेशन टू द मीन, सैम्पलिंग बायस, टेस्टिंग इफेक्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट। तो यहाँ क्या होगा हमारा, जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा रिग्रेशन टू द मीन, सैम्पलिंग बाय, आप देखो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेंट आर प्लेस्ड इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन द इनिशियल स्कोर। ध्यान समझना, कह रहा है जो हमने ग्रुप में कैसे रख दिया उनको, इनिशियल जो स्कोरिंग आई थी ना, जो टेस्ट किया प्री टेस्ट, उसकी बेसिस पे रख दिया। अब वेदर द आउटकम वुड बी, अब कह रहा है ये कहना मुश्किल है कि ये आउटकम हमारा ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है या स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स की वजह से हुआ है, यानी जो भी आउटकम आया होगा, यानी इसका ये जो स्कोर्स की वजह से हमने रखा है अभी ये आउटकम मेरा, यानी मान लो हमने, अब मुझे बताओ यहाँ पर हमने टेस्ट लिया, प्री टेस्ट में किसी को 30 आया है, किसी को 60 आया है, हमने पोस्ट टेस्ट लिया, ठीक है, ये जो 30 वाला है ये मूव करके पोस्ट टेस्ट में 50 के आसपास पहुंचा, और ये जो है ना 65 के आसपास पहुंचा। मुझे बताओ एक्चुअल में ट्रीटमेंट हमें कहाँ दिख रहा है, एक्चुअल में ट्रीटमेंट कहाँ दिख रहा है, डेफिनेटली इसमें दिख रहा है ट्रीटमेंट, मतलब किसका इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है, 30 से पूरे 50 पे पहुंचा, और ये ऑलरेडी हाई था और हाई से 5 पे ही पहुंचा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि ये जो ट्रीटमेंट, अब ये कहना मुश्किल है कि ये ट्रीटमेंट मेरा, ये जो इफेक्ट दिख रहा है ये ट्रीटमेंट की वजह से आया है इन दोनों में या कोई स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स के। तो ये क्या है, आउटलायर्स हैं ये, और ये आउटलायर्स के स्कोर्स की बेस पे कहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कौन सा होता है हमारा, रिग्रेशन टू द मीन, इसको भी क्या कहते हैं, रिग्रेशन टू द मीन। रिग्रेशन टू द मीन, याद रखना दो सिचुएशन मैंने बताई है, एक तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होता है, और जब दोबारा टेस्ट करते हैं तो वो अपने आप जो इफेक्ट है मीन की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन ये मीन की तरफ जो बढ़ा है
ये क्या ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है या स्टैटिस्टिकल नॉर्म यानी अपना कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स की वजह से हुआ है, तो इसको भी हम कहते हैं रीग्रेशन टू द मीन। क्लियर है? नेक्स्ट करो। अब इसमें बाकी समझा देते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट, जब हम गलत इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, मतलब मान लो हमने प्री टेस्ट में, मान लो हम टेस्ट ले रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि प्री टेस्ट में हम 50 क्वेश्चन रखेंगे और 20 मिनट का टाइम देंगे, तो पोस्ट टेस्ट में भी हमको क्राइटेरिया तो यही रखना होगा, 50 क्वेश्चन 20 मिनट। लेकिन अगर हमने क्वेश्चन रख दिया 40 और दे दिया टाइम 30 मिनट, या तो ये क्या, हम इंस्ट्रूमेंट यानी जिससे टेस्ट ले रहे हैं, जिससे मेजर कर रहे हैं, हम उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट। उसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो। अभी एक केस स्टडी है, इसको पढ़ो और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दूंगी, इसको पढ़ लो पहले अच्छे से। चलो आजा देखते क्या कह रहा है। A research team wants to study whether having indoor plants on office days boosts the productivity of IT employees from a company. करेक्ट। रिसर्च गिव ईच ऑफ द पार्टिसिपेटिंग आईटी एम्प्लॉय एक प्लांट देता है ताकि उनकी डेस्कटॉप पे रखने के लिए एक लंबे समय तक, और ऑल पार्टिसिपेंट कंप्लीट अ टाइम्ड प्रोडक्टिविटी, जो भी प्रोडक्टिविटी टास्क था समय पे वो किया है, प्री टेस्ट आफ्टर द स्टडी दोनों टाइम किया है। अब इसकी बेसिस पे एक क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, a week before the end of the study all employees are told that there will be layoff. The participants are stressed on the date of the postage and performance may suffer. समझना यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक हफ्ते पहले अचानक से लोगों को कहा गया कि हो सकता है कि ले ऑफ हो। ले ऑफ मतलब छटनी हो सके, यानी लोगों को निकाला जा सकता है। अब ये बात उनके दिमाग में अफेक्ट डाल दिया और ये पोस्ट टेस्ट के समय भी उनको परेशान करी, टेस्ट के बाद भी। तो हो सकता है ये वाला घटना की वजह से उनका परफॉर्मेंस सफर कर सकता है। यानी अभी एक्सपेरिमेंट के दौरान ही ये घटना घट चुकी है, मे भी आगे ना हो, मे भी वो पुराना कोई इंसिडेंट हो, तो वो उनके दिमाग में चल रहा हो। तो ऐसा इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है? वेरी गुड। कौन सा इफेक्ट हमारा? हिस्ट्री इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो घटना घटी ना, ये इम्प्लॉय, ये फेनोमेना इसको इफेक्ट करा है। जरूरी नहीं है कि हर बार ये घटना घटेगी, मे बी एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ऐसा हुआ होगा, मोमेंट आया होगा, उस मोमेंट की वजह से ये इफेक्ट सफर कर रहा है। मैचुरेशन तो क्या होता है? जब हम मैच्योर हो जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं, या हमारा एक करते करते वो चीज में एक्सपर्टनेस आ जाता है तब। और एट्रिशन तो हमने बोला जो ड्रॉप आउट करते हैं। अब हेट्रो है जब अलग अलग लोग करेंगे, होमोजीनियस जब सेम ग्रुप से सारे चले जाए। नेक्स्ट करो। अब उसी केस स्टडी पे है। कह रहा है मोस्ट पार्टिसिपेंट्स आर न्यू टू द जॉब एट द टाइम ऑफ द प्री टेस्ट। एक मंथ बाद दियर प्रोडक्टिविटी हैज इम्प्रूव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टाइम स्पेंट वर्किंग इन द पोजीशन। एज अ रिजल्ट ऑफ टाइम स्पेंड, जो भी हमने टाइम स्पेंड किया है पोजीशन में वर्क करते हुए वो। तो यहाँ क्या होगा? मैचुरेशन, हिस्ट्री, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन। क्या? देख रहे हो क्या इंप्रूव हुआ यहाँ? प्रोडक्टिविटी, यानी क्या हुए होंगे वो? इंटेलिजेंट। क्या हुए होंगे वो? इंटेलिजेंट। तो इसलिए यहाँ हमारा क्या हो गया? मैचुरेशन इफेक्ट। क्या हो गया? मैचुरेशन इफेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
वेरी गुड। तो देख लो 15 मिनट के लिए टेस्ट लिया गया और फिर पोस्टेज 30 मिनट के लिए लंबा। तो किसमें मिस्टेक कर रहे हैं? जो डाटा से कलेक्शन करे यानी इंस्ट्रूमेंट में मिस्टेक कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा क्या टेस्टिंग इफेक्ट, यानी पार्टिसिपेंट शोड हायर प्रोडक्टिविटी एट द एंड ऑफ स्टडी, क्योंकि सेम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड हुआ ड्यू टू फैमिलियरिटी और अवेयरनेस ऑफ द स्टडी पर्पस, है ना, फैमिलियर हो गया मुझसे, उस पर्पस का स्टडी से अवेयर हो गए। तो ये क्या इफेक्ट दिखा गया? टेस्टिंग इफेक्ट। पहला टेस्ट में हमने टेस्ट लिया, 40 में 20 मार्क्स आया, उस समय हमको नहीं पता था, लेकिन अब हम इन क्वेश्चन से अवेयर हो चुके हैं। अब सेम टेस्ट हम जब यूज करेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेगा, हाई रिजल्ट आएगा, और हाई रिजल्ट आएगा तो ये किसकी वजह से? टेस्टिंग इफेक्ट से। इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर हम इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी कर रहे हैं तो जिससे टेस्ट ले रहे हैं उसमें। हॉथॉर्न इफेक्ट तो कब यूज करते हैं? जब हम देख रहे हैं कि कोई हमको ऑब्जर्व कर रहा है और हम अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहे हैं ड्यू टू ये जानते हुए कि सामने वाला हमको ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्वर बयास जब देखने वाला ही बयास। नेक्स्ट करो। वेरी गुड। तो यहाँ क्या होगा? अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। हर स्टेज ऑफ कलेक्शन के लिए और एनालिसिस ऑफ डाटा के लिए जो फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं, ये हमारा क्या है? रिसर्च डिजाइन। ये हमारा क्या है? रिसर्च डिजाइन। गुड। नेक्स्ट करो। द स्टडी डिजाइन ऑफ कलेक्टिंग डाटा एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है ना? तो यहाँ क्या क्रॉस सेक्शन है? अगर बोलता है टा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या लॉन्ग समय, लंबे समय के लिए चला जा रहा है वो रिसर्च, तब होता है हमारा क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ट्रेन स्टडी में हम क्या कहते हैं? जब हम ट्रेन स्टडी में हम क्या कहते हैं? जब हम क्या कर रहे हो? डेवलपमेंटल स्टडीज के अंदर आता है ये भी लॉन्गिट्यूडनल के, जब हम किसी ट्रेंड को स्टडी कर रहे हो, जब हम किसी चीज को स्टडी कर रहे हो, ट्रेंड को स्टडी कर रहे हो, है ना, ट्रेन को स्टडी करते हो। और कोहर्ट स्टडी क्या होता है? ये भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का एक पार्ट है ना। बस यहाँ पे को से याद रखना, हमेशा कोहर्ट से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? किसी का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को हम एक्सेस कर लेते हैं। जैसे हम सब में से मान लो लंबे समय तक चल रहे तो हम पूरे पॉपुलेशन में से सबको, या तो सारे वो ले जिन्होंने किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो, या सारे वो ले जिन्होंने इतने ईयर पे मैरिड हुए हो, इस तरीके का। तो ये होता है हमारा का कोहर्ट, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं? जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं? हम उनको लेते हैं जिनके पास एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो, जैसे उनका ऑक्यूपेशन सिमिलैरिटी हो जाए या डेमोग्राफिक सिमिलैरिटी हो जाए। वो होता है हमारा क्या? कोहर्ट स्टडी। वो होता है हमारा क्या? कोहर्ट स्टडी। ठीक है तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का ही पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट करो।
अब आ जाओ यहाँ पे, पहले तो हम एक चीज समझ लेते हैं। हमेशा हम जानते हैं ना, जब भी इंटरनल वैलिडिटी की बात करें, मतलब इंटरनल बोल रहा है किसी स्टडी में कितना ट्रूथ है, स्टडी के अंदर की बात करता है, ट्रूथ इन द स्टडी। पर जब भी हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल हमारा क्या बोलता है, रियल लाइफ में, यानी हम उसको कितना जनरलाइज कर पा रहे हैं। अभी एक्सटर्नल भी हमारा दो तरीके का होता है। एक्सटर्नल भी हमारा कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। कौन कौन सा दो हमारा एक्सटर्नल की जब भी बात करेंगे तो कौन कौन से दो हमारे मेनली, ऐसे तो बहुत सारे, मेन हमारे टू टाइप्स के होते हैं। वो क्या टू टाइप्स के होते हैं हमारे, पॉपुलेशन वैलिडिटी एंड इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इकोलॉजिकल वैलिडिटी है ना, इकोलॉजिकल वैलिडिटी। पॉपुलेशन वैलिडिटी क्या, नाम से ही पता चल रहा है, यानी ये वो है जब हम एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या कर रहे हैं, रियल लाइफ में उसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पॉपुलेशन वैलिडिटी कहते हैं जब हम जनरलाइज कर पा रहे हैं लोगों पे। पॉपुलेशन वैलिडिटी जब हम जनरलाइज कर पा रहे हैं लोगों पे, टू अदर ग्रुप ऑफ पीपल्स पे। जब हम अदर ग्रुप ऑफ पीपल्स पे उस चीज को जनरलाइज कर पा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन वैलिडिटी। याद रखना, एक्सटर्नल वैलिडिटी का जो पार्ट है वो पॉपुलेशन वैलिडिटी। नेक्स्ट मेन, मेन ये दो टाइप है, उसके अलावा बहुत सारे हॉथॉर्न है, ये वो सब है, लेकिन मेन हमने हमेशा बात करी दो, पेपर वन में पूछता है। और इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या है, इकोलॉजिकल जब हम ये देखते हैं कि क्या, इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट की बात करें, यानी क्या जो हमने करा है एक्सपेरिमेंट या जिसका रिजल्ट है, क्या हम उसको दूसरे रियल लाइफ सिचुएशंस पे या दूसरे इन्वायरमेंट, उसी तरीके के सिमिलर सिचुएशंस पे या डिफरेंट सिचुएशंस पे या सराउंडिंग्स पे उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं, यानी पॉपुलेशन में लोगों पे जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं। और इकोलॉजिकल में हम देखेंगे क्या सिचुएशन या उस तरीके के सेटिंग्स में जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी। हम जानते हैं जितना ज्यादा इंटरनल बढ़ाने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नल उतना घटेगा, जितना ज्यादा एक्सटर्नल बढ़ाएंगे इंटरनल उतना घटेगा। तो ये क्या हमारा रिसर्च जो है स्टडी कंट्रोल। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, लैब कंट्रोल, लैब इन्वायरमेंट में क्या, कंट्रोल लैब यानी हमने इंटरनल वैलिडिटी को पूरा बढ़ाने की कोशिश की है। तो ट्रेट आएगा, और ट्रेट कहाँ पे आ रहा है, ट्रेट में नॉट अप्लाई टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, यानी हम किसी इन्वायरमेंट में किसी सेटिंग्स में उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब बताओ ये कौन सी वैलिडिटी को फोकस कर रहा है। हाँ देखो, अगर ऐसे तो बोले इंटरनल बन रहा है तो एक्सटर्नल वैलिडेट होगा, लेकिन अब यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, हम रियल वर्ल्ड सिचुएशंस पे नहीं कर सकते, लोगों की बात ही नहीं करा, सिचुएशंस को बोल दिया। तो वैसी जैसी सिचुएशन बोल दिया, हम किसको कह देंगे, हम किसको कह देंगे यहाँ पर, एक ही हमारा, वेरी गुड, इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इकोलॉजिकल वैलिडिटी है ना। फेस वैलिडिटी तो क्या होगा, जब हम बोल रहे हैं ऊपर ऊपर कोई सिचुएशन जो हम मेजर कर रहे हैं, जो हमको दिख रहा है और जो इंटेंट है मेरा मेजर करने का, ऊपर ऊपर से जब देख रहे हैं, व्हाट वी आर लुकिंग अपॉन, सिंपली ऊपर ऊपर से देखना, दैट इज फेस वैलिडिटी। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जो मेरा इंटेंट है हम उसी को मेजर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने का जो इंटेंट है और मेजर भी उसी को कर रहे हैं, मतलब मेरा मेजर इंटेंट है कि हमको रीजनिंग की स्किल किसी का देखना और हम रीजनिंग टेस्ट ही लिए हैं, इंटेंट है कि किसी का साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना और साइकोलॉजिकल टेस्ट ही यूज किए हैं। तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी इसमें हमेशा याद रखना हाइयर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट्स को यूज करते हैं, जो कि ऐसे एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो यहाँ क्या हो गया, इकोलॉजिकल। नेक्स्ट करो।
देखो वही डेफिनेशन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चंस भी आपका आया हुआ है। अब बस देखो कि किस तरीके से, मतलब आप देख रहे हो ना, एक ही कंसेप्ट को कैसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी जो अक्कर होता है जब पार्टिसिपेंट्स हु ड्रॉप आउट ऑफ अ स्टडी आर सिस्टमैटिकली डिफरेंट फ्रॉम दोज हु रिमेन। तो कौन होंगे यहाँ पर? सिंपल है हमारा, एट्रिशन बायस, है ना। वेरी गुड, नेक्स्ट करो। In a research study, if participants in one group receive more attention and support than participants in another group, it can threaten। कह रहा है एक ग्रुप को पूरा अटेंशन दिया जा रहा है, पूरा प्यार मोहब्बत सपोर्ट जो चाहिए सब मिल रहा है दूसरे ग्रुप के कंपेरिजन में, तो ये किसको थ्रेटन कर रहा है? वेरी गुड। तो ये हमारा इंटरनल वैलिडिटी कैसे हुआ, अब कैसे समझेंगे? मैंने अभी जस्ट बोला ना, इंटरनल की जब भी बात करेंगे तो उस टेस्ट के अंदर, उस छोटे से ग्रुप के अंदर की बात करेंगे, और एक्सटर्नल जब हम उसको बड़े लेवल पे जनरलाइज करना चाहेंगे। ट्रस्ट जब हम विद इन मेंटेन करना पड़ेंगे, और ये अंदर में ही बायसनेस चल रहा है क्या, एक ग्रुप को अटेंशन दे रहे हैं और एक ग्रुप को कोई अटेंशन नहीं दे रहे, नो भाव। तो ये हमारा इंटरनल में ही, क्योंकि ये सैंपल के बीच में ही ये टकराव क्रिएट करे, ये सिचुएशन क्रिएट करे, और इंटरनल क्रिएट हो रहा है। तो जब इंटरनल क्रिएट होता है तो इंटरनल वैलिडिटी, और जब हमारा क्या है, जब हमारा क्या है, आउटसाइड द सैंपल, यानी सैंपल के अलावा हम जनरलाइज करने जा रहे हैं पॉपुलेशन पे या किसी सिचुएशन पे, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये तीनों तो ट्रेड्स है हमारे, इंटरनल एक्सटर्नल इकोलॉजी। लेकिन कंस्ट्रक्ट याद रखना, पीछे मैं ये बात बोलना भूल गई थी, ऐसा ना कि कंफ्यूज हो जाओ, ये थ्रेट नहीं है हमारा, ये तो वैलिडिटी के टाइप्स है, और ये सब थ्रेट्स हैं, ये सब ट्रेट्स है, मतलब अगर ये नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट करो, बताओ। ये तो इतना इजी है, मैं जहां मुझके डाली कि देखो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैनिपुलेशन किसका पार्ट है? वेरी गुड, किसका पार्ट है हमारा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। किसका? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। गुड, नेक्स्ट करो। वेरी गुड। तो यहाँ क्या हमारा मिक्स मेथड, क्या बोला है देखो, टू कंडक्ट रिसर्च बेस्ड ऑन एन इन डेप्थ स्टडी of 10 classrooms, select the classes with fewest behavioral problem, then expose how teacher in those class establish the positive learning climate by interviewing teachers and student and analyzing video made at beginning of the school session। समझ रहे हो, ये यहाँ पे पहले इंटरव्यू भी ले रहा है, यानी क्वांटिटेटिवली भी जो टीचर से कलेक्ट करेगा, क्वांटिटेटिव डाटा में भी वो यूज कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है, क्लासरूम बना रहा है, उनकी बिहेवियर प्रॉब्लम को देख रहा है, सब कुछ कर रहा है एक तरीके से। और क्वालिटेटिवली क्या कर रहा है, उस वीडियो कोडिंग डिकोडिंग का काम कर रहा है, एनालाइज कर रहा है उन वीडियोस को। तो इसके लिए हम कौन सा पर्पज यूज करेंगे? डेफिनेटली मिक्स मेथड, ताकि दोनों चल सके मेरा, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली भी। को रिलेशनल में तो क्या करते हैं हम, जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखना होता है, कितना ज्यादा रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ और देखना होता है। एक्सपेरिमेंटल जब हम देखते हैं व्हाट विल बी, व्हेन विल बी। और एथनोग्राफी जब हम एथनिक रिलेटेड यानी कल्चर रिलेटेड स्टडी करते हैं तब। नेक्स्ट करो। और सभी को सेशन को लाइक करो और शेयर करो गाइस, सभी को सेशन को लाइक करो और शेयर करो। अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ। एंड यस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपका जो
पेपर 1 का मॉक टेस्ट हर वीक आपको मिल रहा है, तो जो लोग भी अभी भी कोर्स ज्वाइन नहीं किए हो पेपर 1 की फ्री मॉक टेस्ट का, डू ज्वाइन दोज कोर्सेज, डू ज्वाइन दोज कोर्सेज जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक। ऐप को डाउनलोड करो, ऐप को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड ज्वाइन करो। वेरी गुड। तो यहाँ हमारा क्या होगा, बी डी एंड ई। क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट तो किसमें करते हैं, क्वांटिटेटिव में। नैरेटिव किसमें करते हैं, क्वालिटेटिव में। लैबोरेटरी ओरिएंटेड क्वांटिटेटिव में। तो ए और सी तो हमारा एलिमिनेट हो गया, जहां जहां सी है सिर्फ उसको भी एलिमिनेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नैरेटिव होना चाहिए, वो इंटरप्रिटेटिव होना चाहिए और फोकस होना चाहिए कल्चर कंस्ट्रक्शन। तो ये वाला एथनोग्राफी के लिए हो गया। नैरेटिव है तो नैरेशन रिलेटेड हो गया, केस स्टडी में भी कर सकते हैं। हमने देखा है कि कैसे नैरेटिव हमारे एथनोग्राफी में भी आता है और केस स्टडी में भी कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने अभी प्लस कोर्सेज में पढ़ा है। तो आई होप कि क्लियर होगा। तो यहाँ क्या हमारा बी डी एंड ई। नेक्स्ट करो। As compared to quantitative researchers, qualitative researchers lay more emphasis on वेरी गुड। कौन सा हमारा यहाँ पर, कंटेक्स्ट। ये देखो मेजरमेंट, तो हम स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव में। कैजुअलिटी, कैजुअलिटी मतलब कॉज एंड इफेक्ट, ये भी हम क्वांटिटेटिव में। जनरलाइजेशन ये भी हम पूरी तरीके से क्वांटिटेटिव में कर पाते हैं, मोर एम्फेसिस कर पाते हैं। लेकिन कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में बात करें, क्या हम नरेशन बात करें, क्या हम कल्चर रिलेटेड बात करें, क्या हम इन डेप्थ स्टडी की बात करें, किस कंटेक्स्ट में बात करें, वो इस पे फोकस करते हैं और उस हिसाब से वो डिजाइन या जो भी रिसर्चर्स है चुनते हैं। तो इसलिए यहाँ क्वालिटेटिव के लिए वो किस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, कंटेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कौन सा पहला स्टेज है हमारे ग्राउंडेड थ्योरी में, तो बिल्कुल कौन सा पहला स्टेज है हमारा यहाँ पर, ओपन कोडिंग। क्योंकि याद करो पहला, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं जितना भी है, कोई इंटरव्यू कोई रिकॉर्डिंग है। अब हम इनका ओपन कोडिंग शुरू करते हैं। ओपन कोडिंग का मतलब क्या है, हर एक को हमें कुछ ना कुछ कोड दे रहे हैं। मान लो ये पहला वाला है तो इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, सबको एक एक कोड दे रहे हैं। अब हम एक्सियल कोडिंग करना शुरू करते हैं। एक्सियल कोडिंग का मतलब अब हम देखते हैं क्या ए और बी में कोई रिलेशनशिप, अगर हाँ है तो फिर ये दोनों को कंबाइन एक कोड दे देते हैं। क्या बी और सी में है, अगर बी और सी में है तो क्या सी और ए में अगर है तो इसी ग्रुप में डाल दिए, नहीं है तो दूसरा कोडिंग बना दिए। ये एक्सियल कोडिंग, यानी हम रिलेशनशिप देखते हैं। एंड देन सेलेक्टिव कोडिंग करते हैं, जिससे हम क्या कर सके, थीम को एनालाइज कर सके, थीम बेस कर सके, ताकि हम धीरे धीरे आके एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए जहां सैचुरेशन, किस चीज का, थियोरिटिकल सैचुरेशन पे पहुंच जाए कि अब कुछ भी नया कोड नहीं बन रहा, या अब कुछ भी नया कोड नहीं बन रहा है, या फिर अब कोई भी नई पॉइंट नहीं आ रही, यही बार बार रिपीट हो रही है, यानी हम एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। और इसी को हम कहते हैं कि सेलेक्टिव कोडिंग के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमने स्टार्ट कहाँ से किया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ओपन कोडिंग, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ओपन कोडिंग। याद रखना जब ये कोडिंग कर रहे होते हैं उसी समय लगातार कंपैरिजन भी करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या फिर से कोई नया कोड बना है, तो क्या ये कोड अब वापस से इसमें तो नहीं आ रहा, क्या मिक्स तो नहीं हो रहा है ये चीज। तो यहाँ क्या हमारा ओपन कोडिंग। नेक्स्ट करो। वेरी गुड। यहाँ क्या हमारा इन डेप्थ इंटरव्यू कह रहा है ना, टेक्निकल इंडिविजुअल प्रेजेंट विद स्टिमुलस एंड आस्क्ड टू रिस्पोंड विद द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड। सॉरी, इन डेप्थ इंटरव्यू कह रहे हैं, सॉरी बाय मिस्टेक। सबसे पहला चीज जो माइंड में आ रहा है वो क्या है हमारा, एसोसिएशन। ये कौन सा, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करें हम यहाँ पर, और ये एसोसिएशन टेक्निक है हमारा। ठीक है, ये कौन सा टेक्निक है, एसोसिएशन। आपके सामने कुछ पिक्चर रख दिया, अब उस पिक्चर के बेसिस पे आप बताओ कि क्या दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा।
जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है वो। तो यहाँ क्या, एसोसिएशन टेक्निक। फोकस ग्रुप तो नहीं, फोकस ग्रुप डिस्कशन एफजीडी हम करते नहीं है। कंप्लीशन टेक्निक में तो सेंटेंस मिलता है और फुल करना होता है, तो ये भी नहीं। इन डेप्थ इंटरव्यू भी नहीं। यहाँ क्या, एसोसिएशन टेक्निक, हम एसोसिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन फीचर कौन सा है? वेरी गुड, कौन सा है? तो यहाँ पे वन। अवॉइड पॉजिटिविस्ट अजम्पशंस एंड डाटा एनालिसिस। क्या कर रहा है, पॉजिटिविस्ट अजम्पशंस और डाटा एनालिसिस को वो अवॉइड कर रहा है, अवॉइड कर रहा है इस चीज को, है ना, डाटा एनालिसिस। तो यहाँ हमारा क्या, वन। क्योंकि सब्सक्राइब्स टू प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज नहीं, है ना। ये तो क्वालिटेटिव पहले से कोई कैटेगरी होगा। कलेक्ट डाटा इन न्यूमेरिकल नहीं। यूज द एम्पिरिकल मेथड, ये सब हम करेंगे, लेकिन मेन फीचर पूछा है तो मेन फीचर में क्या कहते हैं हम, क्वालिटेटिव। ये तो क्वांटिटेटिव के लिए है और क्वालिटेटिव का पूछ रहा है, तो पॉजिटिविस्ट अजम्पशन जो कि साइंटिफिक तरीके से करना है एंड ऑल, ट्रूथ वेरीफाई करना है एंड ऑल, जनरलाइज करना एंड ऑल, ये पॉजिटिविस्ट में आता है। ये तो हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म या एंटी पॉजिटिविज्म को सपोर्ट करता है, तो इसलिए हमारा मन मेन फीचर क्या है, वो अवॉइड करता है इसके अजम्पशंस को, वो अवॉइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, और सभी को सेशन को लाइक करो गाइस, शेयर करो अपने अपने दोस्तों के साथ। और अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। वेरी गुड, इज नॉट कैरेक्टराइज बाई, वेरी गुड, बिल्कुल, किसके द्वारा, सी एंड डी। क्यों, सैम्पलिंग फ्रेम तो होता ही है, कैरेक्टराइज कैरेक्टरिस्टिक है प्रोबेबिलिटी। क्लियरली डिफाइंड सैंपल सिलेक्शन, बिल्कुल डिफाइंड है कि हम भाई इस, अगर हम हेट्रोजीनियस लेना है तो स्ट्रेटा लेना है, क्लस्टर उठाना है, कैसे उठाना है, ये सारा कुछ। एस्टिमेटिंग सैम्पलिंग एरर का इम्पॉसिबिलिटी नहीं, हम सैम्पलिंग एरर भी पॉसिबिलिटी बोल देते हैं ना भाई, स्टैंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी में तो सैम्पलिंग एरर एस्टिमेट करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हमने रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया। बट यहाँ हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई जो भी आया होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के हिसाब से, या उस तरीके से हम सैम्पलिंग एरर निकाल सकते हैं। बायास सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी में होता है, तो यहाँ क्या हो गया हमारा, सी एंड डी। यहाँ क्या हो गया हमारा, सी एंड डी। और ऐसे भी अगर मान लो हमको नहीं समझ में आ रहा था सी, तो सी तो होना ही था फर्स्ट, डी तो होना ही है फर्स्ट, और जहां जहां डी नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। अब सिलेक्ट करना है सी और ए में, तो डेफिनेटली ए तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में करेंगे ही, तो एलिमिनेट हो गया, मेरे पास एक ही बचा, है ना। तो चलो फिर हमारा आज का सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग दे रही हूँ, मैंने बताया कि मैं ट्रेनिंग में हूँ। तो सभी को सेशन को लाइक करो, शेयर करो। आई होप यू डिड यू लाइक द सेशंस। मैं इसी तरीके से किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चंस को सर्च करके लाऊंगी आपका, ताकि वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आज आपका वैलिडिटी, ये जो थ्रेड्स है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस, कई कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर गाइस, एंड प्लीज सभी को सेशन को लाइक करो, शेयर करो। एंड यस, अभी आपका ऑफर चल रहा है, आप इनरोल होना चाहते हो तो इनरोल हो लो, क्योंकि 1 नवंबर की ट्रेनिंग के बाद से मैं सीधा फिर जो पैकेज कोर्स है उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और उसके पैकेज कोर्स के अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, ये सारा शुरू कर दूंगी। और मॉक टेस्ट भी वहां देना शुरू कर दिया है मैंने, तो आपका यहाँ भी शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट ज्वाइनिंग दोज ऑल्सो, ओके। तो आप ज्वाइन कर सकते हो सभी को इस सेशन को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।